Hello dear friends, this is the most important and most conceptual topic of chapter number 5, chemical reaction. Dear students, topic for discussion is, and the topic name is chemical equation and how we can balance a chemical equation. तो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर मैं सिंपल आपको ये कहूँगा कि जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस कर देते हैं फार्मूला की फॉर्म के अंदर, उसको हम क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमने या तो सैम्पल्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया या फिर हम उसको एक्सप्रेस किस फॉर्म में कर रहे हैं? फार्मूला के फॉर्म में। उसको हम क्या नाम दे देंगे? उसको हम नाम दे देंगे केमिकल इक्वेशन का। लेकिन एक्सप्रेस कैसे करना है? केमिकल रिएक्शन को। अब केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है तो डियर स्टूडेंट, आपको याद होना चाहिए हम केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ों का जिक्र लाजमी करते हैं। एक तो हम नहीं भूलेंगे यहाँ पर रिएक्टेंट्स को, और जो दूसरी चीज़ भूलने वाली नहीं है यहाँ पर, वो क्या है? दैट्स आर द प्रोडक्ट्स। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें हमेशा होती हैं, रिएक्टेंट्स भी नज़र आएंगे और प्रोडक्ट्स भी नज़र आते हैं, राइट। अब अगर हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे? तो ज़रा देखिए डियर स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट, एक सल्फ़र गैस है, सल्फ़र का जो सैम्बल होता है वो होता है S, ठीक है। और जो सल्फ़र गैस है वो डियर स्टूडेंट रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है O, राइट। तो O2 आ गए यहाँ पर, ऑक्सीजन के दो एटम्स आ गए, O2 लिखा है मैंने। तो जब ये आपस में मिले, इनके मिलने से जो चीज़ बनी है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या चीज़ बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, राइट। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखें तो आपको पता चल रहा है जो सल्फर और ऑक्सीजन है, दीज आर द रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट्स के नतीजे में जो सल्फर डाइऑक्साइड बनी है वो क्या है? वो है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में देखें तो इनके दरमियान में हम हमेशा जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो होगा एरो। वो क्या होगा? एरो इस्तेमाल करेंगे, राइट। और एरो का जो हेड होगा, देखें एरो का जो हेड है वो किसकी जानिब होगा? वो प्रोडक्ट की जानिब। और जो टेल होगी वो किसकी जानिब होगी? वो रिएक्टेंट्स की जानिब होगी। जो रिएक्टेंट्स होंगे वो हम हमेशा किस साइड पर लिख रहे हैं? रिएक्टेंट्स डियर स्टूडेंट हम हमेशा लिखेंगे किस साइड पर? लेफ्ट साइड पर। और जो प्रोडक्ट होंगे वो हमेशा लिखेंगे राइट साइड पर। यानी कि एरो के जो राइट साइड आ रही है वहाँ पर प्रोडक्ट है, उसके जो लेफ्ट साइड आ रही है वहाँ पर क्या है? वहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम रिएक्टेंट्स लिख रहे हैं। तो इसके अलावा मज़ीद एक और मैं आपको बताऊं तो डियर स्टूडेंट, जब हम इन रिएक्शंस को लिख रहे हैं तो हम बेसिकली कुछ सिंबल्स इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसा कि डियर स्टूडेंट गैस के लिए, लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए। यानी कि ये हमें इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमें ये पता चले कि ये चीज़ किस हालत में मौजूद है। अगर तो गैस की हालत में कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मौजूद होगा तो आप उसके साथ G लिख देंगे, छोटा सा, मैं बताता हूँ आपको। अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिक्विड की हालत में होगा तो L लिख देंगे। अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में होगा तो S लिख देंगे। जैसे कि डियर स्टूडेंट यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या है? वो एक गैस है, वो गैस की हालत में है तो मैं नीचे छोटा सा क्या लिख दूंगा डियर स्टूडेंट? मैं यहाँ पर G लिख दूंगा। यानी कि ये किस फॉर्म के अंदर है? ये गैस की फॉर्म के अंदर है। तो एक और केमिकल रिएक्शन देख लें ज़रा, और उसकी केमिकल इक्वेशन देख लें। केमिकल इक्वेशन है आपके पास डियर स्टूडेंट जिंक की। अब जिंक जब मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो मुझे बताएं, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? वो क्या है? रिएक्टेंट है। इसका मतलब वो किस साइड पर आने वाले हैं? वो लेफ्ट साइड पर आने वाले हैं। और एरो की जो राइट साइड होगी वहाँ पर क्या मिलेगा? प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। और प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा? ZnSO4 होगा, ZnSO4 होगा। अब Zn और SO4 तो निकल गया, पीछे क्या बचा? पीछे डियर स्टूडेंट बचा H2 हाइड्रोजन गैस बच गई। तो ये गैस है तो मैंने क्या लिखा? नीचे G लिख दिया। इसी तरह से जहाँ पर लिक्विड होगा वहाँ पर आप इस तरह छोटी सी ब्रैकेट डाल के L लिख देंगे। जहाँ पर सॉलिड होगा वहाँ पर छोटा सा आप क्या लिख देंगे? S लिख देंगे। ये मैंने स्पेसेस इसलिए छोड़ी हैं ताकि आप इसको बुक से देखें और ख़ुद लिखें इसको देख के, ठीक है। नेक्स्ट वन आ गया डियर स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखें। ज़रा कैसे सीखते हैं डियर स्टूडेंट्स?
अब अगर एक केमिकल इक्वेशन की मैं बात करता हूँ तो केमिकल इक्वेशन आपको दो तरह से होती है जी, एक होती है बैलेंस्ड, दूसरी होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन हमें करना है इक्वेशन को बैलेंस्ड, तो हम बात करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक ऐसी केमिकल इक्वेशन, देखिए केमिकल इक्वेशन में दो चीज़ें तो आ रही हैं, केमिकल रिएक्शन में भी और केमिकल इक्वेशन में भी, और वो दोनों चीज़ें कौन सी हैं? और वो दोनों चीज़ें हैं, एक साइड पर आ रहा है रिएक्टेंट और दूसरी साइड पर क्या आ रहा है? दूसरी साइड पर डियर स्टूडेंट आ रहा है प्रोडक्ट, और बीच में क्या आ रहा है? एरो। तो मैं सिंपल अल्फाज में इसको डिफाइन करता हूँ। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के जो एटम्स होंगे वो प्रोडक्ट्स के इक्वल आ जाएं, हम उसे कहेंगे वो केमिकल इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस्ड होगी। इसका मतलब क्या बना? मैंने कहा किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स के जो एटम्स हैं वो प्रोडक्ट्स के एटम्स के इक्वल आ जाएं, उसे क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम इसी को उठा लेते हैं, चलें पहली इक्वेशन को उठाते हैं, इस केमिकल रिएक्शन को। सल्फर था डियर स्टूडेंट, साथ में क्या थी? ऑक्सीजन थी, और दरमियान में था एरो, और बन गए सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, रिएक्टेंट में देखें सल्फर के कितने एटम हैं? सल्फर का आ गया जी एक एटम, लिखते जाएं ऐसे, आप भी ऐसे सिंपली। ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन O2 है तो ऑक्सीजन के आगे दो एटम। इसी तरह से यहाँ पर देखें, अब प्रोडक्ट बन गया ना सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर सल्फर कितने हैं? यहाँ पर सल्फर सिर्फ एक है, और ऑक्सीजन कितने हैं? दो हैं। तो पीछे देखें, यहाँ पर सल्फर एक, यहाँ पर सल्फर एक, यहाँ पर ऑक्सीजन दो, यहाँ पर ऑक्सीजन दो। इसका मतलब है इक्वेशन के दोनों साइड पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो क्या है? सेम है, तो हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसके बरअक्स अगर डियर स्टूडेंट मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये देखें मैंने SO लिख दिया है, लेकिन नेक्स्ट जाके देखें तो SO2 है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? एक है, देखें एक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आगे दो। अब ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड नहीं है, दिस इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये आप चीज़ याद रखें, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। लेकिन ये बात अभी भी समझना बाकी है कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक मेथड, उस मेथड को नाम देंगे ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? ट्रायल एंड एरर मेथड। और इसके कुछ रूल्स हैं, आपको सिर्फ रूल्स के ऊपर फोकस करना है, और नेक्स्ट में एग्जांपल की मदद से वो रूल्स समझाऊंगा आपको। ट्रायल एंड एरर मेथड। डियर स्टूडेंट्स, ट्रायल एंड एरर मेथड यानी कि द मेथड दैट इज यूज्ड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, आप इसको इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। इसका जो रूल नंबर फर्स्ट है वो ये होता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को ऑब्जर्व करना। पहला क्या है? पहले आपने क्या करना है? रूल नंबर फर्स्ट, ऑब्जर्व द केमिकल इक्वेशन। आपको अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन दी जाती है, आप पहले उसे अच्छी तरह से क्या करें? ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व द केमिकल इक्वेशन। अब दूसरा जो रूल होता है वो ये होता है कि डियर स्टूडेंट्स, एक ही वक्त में एक ही एलिमेंट पे फोकस करना है। यानी कि अगर मैं सोल्व करना चाह रहा हूँ, एक केमिकल इक्वेशन को ठीक करना चाह रहा हूँ, तो मुझे एक ही वक्त में एक ही एलिमेंट पे फोकस करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऑक्सीजन और सल्फर दोनों को इकट्ठा देखते जा रहे हो, नहीं। अगर आपने देखना है, उसको बैलेंस करना है, तो पहले आप सिर्फ और सिर्फ सल्फर को देखें, इधर भी सल्फर देखें, इधर भी सल्फर देखें, बाकी एलिमेंट भूल जाएं। अगर आपको ऑक्सीजन करना है तो पहले ऑक्सीजन देखें, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, बाकी एलिमेंट भूल जाने। तो यानी कि ओनली एलिमेंट एट वन टाइम, ओनली एलिमेंट एट वन टाइम, एक ही वक्त में सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए। अब आपको पता चल गया, आपने ऑब्जर्व कर लिया कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आपको ये भी पता चल गया कौन सा एलिमेंट बैलेंस नहीं है, और आपने उसको एक ही वक्त में एक ही एलिमेंट को बैलेंस करना है। तो कैसे करना है?
तीसरा रूल होता है आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जो आपको लगता है ना कि जो बैलेंस नहीं है एलिमेंट, आपने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय डिजिट्स, आपने उसको डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 या 5 वगैरह से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने कोशिश करनी है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों को जस्टिफाई करें, ठीक है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों पे जाकर नंबर को मल्टीप्लाई करके देखें, सही है। अगर आप यहाँ पर सल्फर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए अगर इसको मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 2 आ रहा है तो यहाँ पर भी सल्फर के 2 एटम आने चाहिए। दिस इज द रूल नंबर 4। एंड लास्ट रूल आपके पास आ गया, जितने भी डियर स्टूडेंट्स डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसा कि एग्जाम्पल है हमारे पास H2, Cl2, N2 एक्सेट्रा, इन तमाम को आपने कहाँ पर देखना है, आपने लास्ट पे केमिकल इक्वेशन के लास्ट पे देखना है। तो मैं यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ, फिर हम उसको बैलेंस करते हैं इन चीज़ों को इस्तेमाल करके। देखें N2 प्लस H2, इसके मिलने से क्या बन गया, NH3। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मुझे ये इक्वेशन बैलेंस करके दें, और ये आपके बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 भी है। तो डियर स्टूडेंट्स पहला काम है आप पूरी केमिकल इक्वेशन को ऑब्जर्व करें। देखें ज़रा, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 आ गए, हाइड्रोजन 2 आ गए, नाइट्रोजन 1 आ गया, हाइड्रोजन 3 आ गए। रिएक्टेंट्स में नाइट्रोजन है 2, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन 1 आ रहा है। इसका मतलब है इक्वेशन बैलेंस नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इधर देखें, इधर हाइड्रोजन है 2, आप एरो की दूसरी साइड पर जा रहे हैं तो हाइड्रोजन क्या है 3। तो पहला हमारा जो रूल है हमने ऑब्जर्व करना था केमिकल इक्वेशन को, वो तो हो गया। सेकंड आ गया ओनली एलिमेंट एट वन टाइम। अब आप सिर्फ एक एलिमेंट को देखें, जैसा कि नाइट्रोजन, मुझे पता चल गया नाइट्रोजन यहाँ पर हैं 2 और इस साइड पर कितने हैं 1। एक वक्त में मैंने पहले नाइट्रोजन देख लिया, अब दूसरी बार मैं क्या देख रहा हूँ, अब मैं हाइड्रोजन देख रहा हूँ। हाइड्रोजन यहाँ पर है 2 लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर है 3। अब ये भी पता चल गया मुझे। अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर इधर 2 नाइट्रोजन है इधर भी 2 होने चाहिए। अगर इधर 1 है तो इसको 1 करना पड़ेगा, यानी कि इसको किसी तरह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि इधर भी 2 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, अब तीसरे रूल पे आते हैं। अब हम इसको डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा। अगर मैं नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर 2 है ऑलरेडी, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ नाइट्रोजन को 2 से, तो क्या मेरे पास नंबर इक्वल हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर क्या होगा, इधर भी नाइट्रोजन 2 आ जाएंगे, इधर वाले साइड पर ऑलरेडी 2 हैं। तो ये थोड़ी सी बात ठीक हो गई, यानी कि नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इन सब से हट के है वो ये है कि डियर स्टूडेंट, ये है मेरे पास NH3। अगर 1 2 3 4 5 कुछ भी है, अगर तो वो डियर स्टूडेंट इस तरह लास्ट किसी भी एलिमेंट के आखिर पे मौजूद है नीचे वाली साइड पर, तो वो सिर्फ उसी एलिमेंट का नंबर है। जैसे कि हाइड्रोजन के नीचे 3 लिखा है, इसका मतलब है हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 3। लेकिन अगर यही 3 डियर स्टूडेंट्स इस पूरे कंपाउंड के स्टार्ट पे लिखा होता, तो इसका मतलब ये था कि जो 3 है ये नाइट्रोजन के साथ भी है, ये 3 हाइड्रोजन के साथ भी है। राइट, समझ में आई बात। अगर तो लास्ट पे लिखा है नीचे तो वो सिर्फ उसी का है, जैसे कि हाइड्रोजन के आखिर पे लिखा है कोने में नीचे लिखा है 3, इसका मतलब हाइड्रोजन के 3 एटम है। लेकिन अगर स्टार्ट पे मैं 3 लिख देता हूँ, इसका मतलब ये है ये 3 नाइट्रोजन के साथ भी है, यानी कि नाइट्रोजन के अब कितने एटम आ गए, नाइट्रोजन के आ गए 3। अब ये 3 है हाइड्रोजन के साथ भी, हाइड्रोजन के साथ भी 3 है। अब 3 यहाँ से आ गए, 3 हाइड्रोजन का अपना, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। इज इट क्लियर। अब यहाँ पर सिंपल मैं इधर से एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, जैसा कि मेरे पास है सल्फर डाइऑक्साइड। अगर मैं स्टार्ट पे 2 लिख देता हूँ तो ये जो 2 होगा, ये 2 सल्फर का भी है, ये 2 ऑक्सीजन का भी है। अब सल्फर पहले SO2 था, लेकिन अब सल्फर कितने हो गए, अब सल्फर के हो गए 2,
लेकिन ऑक्सीजन के कितने हो गए, ऑक्सीजन के ऑलरेडी 2 थे, अब 2 और आ गए, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4, राइट। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, नाइट्रोजन वाली बात तो कंप्लीट होगी। अब मैं केमिकल इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ आपको, यानी कि मैंने इधर वाली साइड पर तो कुछ नहीं किया, नाइट्रोजन 2 वैसे ही रहने दिया, लेकिन दूसरी साइड पर मैंने थोड़ी सी तब्दीली कर दी। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नाइट्रोजन को 2 के साथ। चलें जी, नाइट्रोजन को 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन गया, राइट। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको समझनी चाहिए, नाइट्रोजन तो 2 हो गए, 2 नाइट्रोजन के साथ आके, लेकिन मैंने कहा था ये जो 2 है, ये 2 है, ये हाइड्रोजन के साथ भी है। पहले हाइड्रोजन था 3, अब जब 2 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अब हाइड्रोजन कितने आ गए, अब हाइड्रोजन हो गए 6, यानी कि अब इधर वाली साइड पर हाइड्रोजन कितने आ गए, इधर वाली साइड पर आ गए हाइड्रोजन 6, लेकिन पीछे कितने हैं, हाइड्रोजन 2 हैं। अब मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि मुझे नाइट्रोजन तो मैंने बराबर कर लिया, हाइड्रोजन भी बराबर करने हैं, तो मैं क्या करूं कि यहाँ पर भी 6 हैं, इधर भी 6 हो जाएं। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आएगा 6। इसका मतलब है फिर इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो चले अब तीसरे स्टेप में बैलेंस करते हैं। N2 हो गया, अब हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। अब डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो इस इक्वेशन ये बैलेंस हो चुकी है। कैसे, क्योंकि हम इसको ऑब्जर्व करके चेक करते हैं। बिल्कुल, नाइट्रोजन कितने हैं जी, बताइए मुझे, 2, राइट। इधर हाइड्रोजन कितने आ गए, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब देखें इधर नाइट्रोजन कितने हैं, ये 2 नाइट्रोजन के साथ है ना, तो नाइट्रोजन आ गए 2, लेकिन ये 2 स्टार्ट पे था तो ये हाइड्रोजन के साथ भी है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू हाइड्रोजन आ गए 6। तो 2 नाइट्रोजन इधर हैं, 2 ही नाइट्रोजन दूसरी साइड पर हैं, और 6 आपके पास हाइड्रोजन इधर वाली साइड पर और 6 ही हाइड्रोजन दूसरी साइड पर। हैंस आप ये कहेंगे कि जो इक्वेशन है, हैंस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो डियर स्टूडेंट, आपके बुक के अंदर जो बाकी एग्जांपल्स बची हैं आप उसको खुद देखें और आप इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए, फॉलो करते हुए उन इक्वेशंस को बैलेंस्ड करने की कोशिश करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट्स के फॉर्म में पूछ भी सकते हैं।